सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PPI ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आज ये हमारे हिंदी का तीसरा क्लास है। इससे पहले हिंदी का 2 क्लास हम लोगों ने कर लिया है, जिसमें पहले क्लास में आप लोगों ने देखा कि हमारा हिंदी का सिलेबस क्या है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे पढ़ेंगे हम लोग हिंदी, और इस पर भी बात किया था कि हमारे डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे। फिर दूसरे क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने 2006 के 10 क्वेश्चन किए थे, और आज हम लोग अपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज का दूसरा क्लास करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 2007 का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे 2007 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2007 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि काक का तद्भव शब्द है। काक का तद्भव पूछ रहा है, तो काक का तद्भव क्या है आपको बताना है। और ऑप्शन ए में दिया हुआ है काग, बी में दिया हुआ है केका, सी में दिया हुआ है कागा, और डी में दिया हुआ है श्यामवर। 2006 में भी आपसे पूछा गया था कि विष्ठा शब्द का तद्भव क्या है, तो हमने आपको बताया था वहाँ पे कि तत्सम और तद्भव क्या होता है। जिन्होंने वो क्लास किया था ठीक है, लेकिन जिसको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, जिसको क्लियर हो गया था उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको अभी भी तत्सम और तद्भव क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैं फिर से बता रही हूँ कि तत्सम और तद्भव आपका क्या होता है। ये काक जो है आपका तत्सम शब्द है। तत्सम मैंने कल आपको बताया था, ये तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है। ये तत् का अर्थ होता है उसके, अर्थात संस्कृत के, और सम मतलब होता है समान। ठीक है, संस्कृत के जो शब्द है या संस्कृत के समान जो शब्द है उसको हम लोग तत्सम कहते हैं एक वर्ड में। और तद्भव पे भी हम लोग कल बात किए थे कि ये तद्भव भी तत् प्लस भव से बना है। तत् का मतलब होता है उसके, अर्थात संस्कृत के, और भव का मतलब होता है होना या परिवर्तन। अर्थात संस्कृत के शब्द में जो हम लोग परिवर्तन करके हिंदी शब्द बनाते हैं उसको हम लोग तद्भव कहते हैं। और सीधे जो हम लोग संस्कृत के शब्द को हिंदी में ले लेते हैं उसको हम लोग तत्सम कहते हैं। ठीक है, कि संस्कृत शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं और संस्कृत में परिवर्तन वाले शब्द को तद्भव बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि काक का तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए, काग। ठीक है, काक का तद्भव होता है काक। और ये श्याम वर्ण का मतलब होता है काला रंग। श्याम का मतलब काला और वर्ण का मतलब रंग। ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपसे पूछ रहा है चौपाया का तत्सम शब्द है। चौपाया का तत्सम शब्द पूछ रहा है। अभी तक आप लोगों से तद्भव शब्द पूछा गया था। ठीक है, इस बार आपसे तत्सम शब्द पूछ रहा है चौपाया का। ये चौपाया क्या है, ये एक तद्भव शब्द है, मतलब संस्कृत के शब्द में परिवर्तन हुआ है। तो चौपाया का मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं। अभी तो आप लोगों का तत्सम और तद्भव टॉपिक भी क्लियर कर दिया है, तो इसमें तो फिर से नहीं समझाना पड़ेगा तत्सम और तद्भव। तो चलिए हम लोग ये चौपाया को देखते हैं। चौपाया का मतलब क्या होता है, चार, पाया का मतलब पैर। चौ मतलब हो गया आपका चार और पाया मतलब हो गया पैर। तो इसमें आपके ऑप्शन दे रखे, ए में चतुष्पद, बी में चौपार, सी में चार पाया और डी में चार पाई। अगर ये आप ऑप्शन नंबर बी देखें या फिर डी देखें या फिर सी देखें तो ये तीनों हिंदी के शब्द लगते हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये संस्कृत का शब्द लग रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये चौपाया का चतुष्पद क्या हो गया, तत्सम। ठीक है, तत्सम और तद्भव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे कितना क्वेश्चन आ रहा है आप लोग खुद देख रहे हैं। 2007 में 2 क्वेश्चन और 2006 में 1 क्वेश्चन, और आगे भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।
ठीक है। तो इस तत्सम और तद्भव टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है संधि से, फिर संधि विच्छेद पूछ दिया है। पावक का क्या है, कल आपसे पूछा था सज्जन का क्या है, 2006 के क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था ना सज्जन का संधि विच्छेद। तो आज हम लोग देख रहे हैं ये पावक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। आपसे पूछ रहा है पावक शब्द की सही संधि विच्छेद क्या है। सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि ये पावक कौन सा संधि है, ठीक है। पावक कौन सा संधि है। तो आप अयादी संधि में एक नियम पढ़े हैं, अगर किसी शब्द के बीच में य या फिर व, ठीक है, य या फिर वो आता है तो उसको हम लोग अयादी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, अयादी संधि। तो ये पावक क्या हो गया आपका, अयादी संधि। अयादी संधि हो गया ये आपका पावक। और इसका पूछ रहा है हमसे संधि विच्छेद क्या होगा पावक का, ठीक है। तो हम लोगों ने अयादी संधि का संधि विच्छेद कैसे देखा था कि अगर आप तो पहले देख लिए कि अयादी संधि क्या है। यदि किसी भी शब्द के बीच में व अथवा य आए तो ये हमारा हो गया अयादी संधि, ठीक है। तो इसका संधि विच्छेद हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था, अगर य रहे शब्द के बीच में तो उसका विच्छेद क्या हो जाता है, ए आए, और अगर व हो तो ओ और औ में, ठीक है। इसका जो विच्छेद होता है वो रहता है तो ओ और औ में और ए और ए में। अगर य का एक ले उदाहरण हम जैसे बोले नयन, ठीक है, हम बोले नयन तो इसका क्या हो गया, ने जोड़ आयन। अगर हम बात करें फिर पावक का, अपना ये पावक का, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, का पौ जोड़ अक, ठीक है, पौ जोड़ अक हो गया। तो देखिए कि आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है पौ जोड़ अक। ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, ऑप्शन सी में दे रखा है आपको पौ जोड़ अक। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पौ जोड़ अक, ठीक है। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है कमलासन शब्द में प्रयुक्त समास है। समास से आपका 2006 में भी क्वेश्चन आया था और 2007 में भी है। लगभग सारे साल में आपसे समास से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए समास बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जितना मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में भी सारे समास को बता रही हूँ, सारा डिटेल में कर रहे हैं, सबको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछ रहा है कमलासन में शब्द में प्रयुक्त समास है। तो कमलासन का अगर हम समास विग्रह करें तो हो जाएगा आपका कमल है आसन जिसका। क्या होता है, का कमल है आसन जिसका। क्या हो गया, कमल है आसन जिसका। किनका है कमल आसन, तो माता लक्ष्मी का। तो किस समास में हम पढ़े हैं कि जिसमें किसी पद की प्रधानता न हो किंतु अन्य पद की प्रधानता हो। नहीं, हम लोग पढ़े हैं ना कि किस समास में पढ़े थे कि जिसमें किसी पद की प्रधानता न होता हो, जब कोई 2 पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं, मतलब न इस पद की प्रधानता न इस पद की प्रधानता, और वो क्या करते हैं, तीसरा ही पद बना देते हैं, तीसरा पद बनाते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था बहुव्रीहि समास में। तो आपका किस ऑप्शन में दे रखा है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन ए में तत्पुरुष है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुव्रीहि समास, इसमें किसी भी पद की प्रधानता नहीं, इसमें तीसरे पद की प्रधानता है। किसकी, न कमल की प्रधानता है न आसन की प्रधानता है, प्रधानता यहाँ पर माता लक्ष्मी की है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये बहुव्रीहि समास।
कल भी हम लोगों ने तत्पुरुष समास से बात किया था कि जिसका उत्तर पद प्रधान होता उसको हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, नहीं तत्पुरुष समास के उदाहरण भी दिए थे। आज मैं फिर से आपको बताती हूँ तत्पुरुष समास। हम लोग तत्पुरुष समास देख लेते हैं। तत्पुरुष समास मैंने कल भी आपको बताया था, इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। आपको उदाहरण कल भी दिया था, आज भी उदाहरण दे रही हूँ। जैसे मैं बोलूँ धनहीन, तो इसका क्या हो जाएगा समास विग्रह, धन से हीन। ये क्या है, हीन है धन से, लेकिन प्रधानता किसके, ये हीन की, ठीक है। ये हीन है धन से, प्रधानता है ये हीन की, तो ये क्या हो गया तत्पुरुष समास। एक और उदाहरण अगर मैं दूं, जैसे ले लीजिए देशभक्ति, देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। ये भक्ति की प्रधानता है, भक्ति किसके लिए है, देश के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। जब हम लोग समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इसके जो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, कैसे तत्पुरुष समास और पहचान सकते हैं, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब बातों पे हम लोग डिटेल में हमारे थ्योरी पोर्शन में बात करें। आगे बहुव्रीहि तो आपको बता ही दिया, इसमें ना प्रथम पद की प्रधानता होती है ना उत्तर पद की, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, तीसरे पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास आप जानते हैं, जो कर्म को धारण करता है, मतलब और कर्मधारय समास पहचानने का एक हम लोग का शॉर्ट ट्रिक भी होता है, आपको बताती हूँ। जो विशेषण विशेष, इस समास में विशेषण विशेष, जैसे कि चरण कमल, चरण कमल, चरण की विशेषता है, ये चरण कैसा है, कमल के तरह। और महात्मा, महान है क्या, आत्मा, आत्मा कैसा है, महान है। तो ये विशेषण विशेष समास है, ठीक है, कर्म को धारण करता है। अव्ययी भाव समास आपको कल भी बताया था, इसमें उपसर्ग होता है, ठीक है, या फिर किसी जो है शब्द की जो पुनरावृत्ति होती है, जैसे धरा, धर, कल भी आपको बताया था उपसर्ग लगा रहता है। बदौलत हो गया, ठीक है, यथा, शक्ति हो गया। तो हम लोग पूरा डिटेल में समास को पढ़ेंगे जब हम लोग समास टॉपिक करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सारे जितने भी आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसको भी देखेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो ना, तो आपसे एक भी ना छूटे वो, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन में उपसर्ग से क्वेश्चन है, और 2006 में भी आपसे पूछा था उपसर्ग का क्वेश्चन। तो उपसर्ग मैंने कल भी आपको बताया था कि उपसर्ग किसी शब्द के आगे में लग के ये प्रीफिक्स के जैसे काम करते हैं, उस शब्द की विशेषता ही बदल देते हैं किसी शब्द के आगे में लग के। आपसे यहाँ पर पूछ रहा है उल्लास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उल्लास में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है उत, ऑप्शन सी में दिया हुआ है उल, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है आस। तो ये उल्लास जो है ये कौन से संधि का उदाहरण है बताइए। ये जो है हमारा व्यंजन संधि, और इसका संधि विच्छेद कैसा हो जाएगा, उत जोर लास। ये लास में लगा हुआ है उत,
तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो कभी कभी मिक्स करके भी दे देता है, संधि को भी उपसर्ग में डाल देता है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। अरे 6 नंबर क्वेश्चन प्रत्यय से पूछ दिया। देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये उपसर्ग प्रत्यय। 2006 में एक क्वेश्चन पूछा तो 2007 में 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया हुआ ए में तीय, बी में भार, सी में भा और डी में ई है। तो पहले हम जानते हैं कि ये प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंतिम में लगता है, अंतिम में लग के उसका अर्थ परिवर्तन कर देता है। उपसर्ग आगे लगता है और जो है ये प्रत्यय हमारा पीछे लगता है। तो ये भारतीय, अगर देखें भारतीय, तो ये भारतीय किस शब्द से बना हुआ है? भारत से। भारत, और भारत में क्या लगा हुआ है? ई। तो इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा? ई है। ठीक है, तो आप लोग को उपसर्ग प्रत्यय टॉपिक भी बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया कि भारतीय में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका ई प्रत्यय है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है? क्या पूछ रहा है आपसे? उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है? ठीक है, 2006 में भी पूछा था विलोम शब्द से क्वेश्चन, 2020 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा और लगभग सारे साल में ही आपसे पूछा जाता है एक विलोम शब्द। ठीक है, कभी कभी 2 भी पूछते हैं। तो आपसे पूछ रहा है उन्मीलन। ठीक है, उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि उन्मीलन शब्द का अर्थ क्या होता है। उन्मीलन का अर्थ होता है आपका आँख का खुलना, आँख का खुलना। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए में उन्मूलन, बी में निमीलन, सी में सम्मिलन और डी में दिया हुआ रोपण। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमीलन। क्या हो जाएगा इसका विलोम? निमीलन। इसका अर्थ होता है पलक का झपकना। ठीक है, इसका अर्थ होता है पलक का झपकना या फिर गिरना। इसलिए आपका उन्मीलन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निमीलन। ये रोपण का मतलब होता है गाछ वृक्ष हम लोग रोपते हैं ना, ये यही है, ये रोपण। सम्मिलन का मतलब होता है कहीं जाना, किसी चीज़ में सम्मिलित होना। ठीक है, तो चलिए हमारे 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछ रहा अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, अश्व का पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहले हम लोग आपके ऑप्शन में दिए रखे ए में तुरंग, बी में रसाल, सी में धुती, डी में कृषाणु। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अश्व के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। इसका पर्यायवाची शब्द होता है घोड़ा, तुरंग है, घोटक, रविपुत्र। ठीक है, ये कुछ घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है और पर्यायवाची शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हर साल एक क्वेश्चन आते हैं। कल भी मैंने आपको कहा था कि पर्यायवाची शब्द अभी से देखते चलिए। ठीक है, तो ये घोड़ा का अश्व का क्या हो गया पर्यायवाची शब्द? घोड़ा, तुरंग है, घोटक, रविपुत्र। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुरंग। ये हो जाएगा आपका अश्व का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द को हम लोग समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन है। सही वर्तनी वाला शब्द, और किसका वर्तनी है, तो उज्ज्वल का। ठीक है, तो आप सब भी जानते हो उज्ज्वल हम लोग कैसे लिखते हैं, उ में ज की संख्या व ल ऐसे लिखते हैं ना। तो ये किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में भी, ऑप्शन नंबर डी नहीं और ऑप्शन नंबर सी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। ये कभी कभी जो है ना कर देता है एग्जामिनर। 2021 में भी जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे एक वर्तनी से, तो उसमें चारों शब्द शुद्ध था और उसमें आप पूछ रहा था कि अशुद्ध कौन सा शब्द है। चारों शुद्ध था तो अशुद्ध कहाँ से निकलता। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसी क्वेश्चन गलती हो जाती है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मार्क्स जो है या तो कटते हैं तो सभी के कट जाते हैं और मिलते हैं तो सभी के मिल जाते हैं। तो आप जो भी आपको सही लगे आप लगा दीजिए। ठीक है, तो इसमें आप अगर एग्जाम में ये रहता तो आप ऑप्शन ए भी लगा सकते थे और बी भी लगा सकते थे। ठीक है, तो हम लोग चलिए 10 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है उच्च स्वर में जिसकी घोषणा की गई हो वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त एक शब्द कौन है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ उच्च घोषित, उद्घोषित, डी उत्कंठित और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि उच्च स्वर में जिसकी घोषणा की गई हो उसको हम लोग कहते हैं उद्घोषित, मतलब जो जोर जोर से चिल्लाकर बताया गया हो उसको हम लोग उद्घोषित कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी उद्घोषित। सभी को ये क्लास समझ में आया। आपको मैं बता दूं 2006 से 2011 तक जो है हमारा 2011 तक 10 क्वेश्चन पूछा गया और 2012 से फिर 15 क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, तो आज का ये 2007 का क्वेश्चन हमको उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गई होगी। जिसको नहीं समझ में आ रही होगी, जो भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप स्टार या हैच बना के लगा लें। जब भी आपका लाइव सेशन होगा, डाउट सेशन होगा, तो मैं आपके ये डाउट्स लूँगी और क्लियर करूँगी। ठीक है, तो बस आज के क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में।